और वरना गमले में पड़े मुरझाते। वाह, वरना वरना गमले में पड़े मुरझाते, उसने जूड़े में सजाया हमको। वो जो मेरा लिखा हुआ है वो मेरे तन पे जरा बेहतर जचता था। बिल्कुल। तो कविता का छंद या गजल की जो बहर है ना, वो इसका डिसिप्लिन है। तो अक्सर हम उसको बंधन मान लेते हैं और उसके इर्द चले जाते हैं। जब तक लिखा हुआ शब्द जब तक कागज पे है तब तक वो फाइन आर्ट है, मतलब जी जी जी, है ना। एक बार आप मैच पे आ जाते हैं तो देन इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। जो मैं जब माइक पे बोल रहा हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि मैं तो मोती बिखेर रहा हूँ राइट, मगर जो सुनने वाला है उसको कितना अच्छा लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। तो ये जो मेरे साथ लोग बैठे हैं दे कैन सेंस इट। सडनली अपनी ही जो मेरी आर्ट फॉर्म है वो मेरे लिए थोड़ी सी पराई हो गई। एक अच्छा लिरिक जो है वो अच्छी मेलोडी पे राइड करता हुआ चल सकता है। माई पोएट इज द पर्सन दैट आई वॉन्ट टू बी। अभी आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दिस कि वो एक कॉन्शियस एफर्ट है। हम अक्सर एक सूक्ति है कि स्वांतः सुखाए है कविता विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता है। दानिशमंदों पर बात होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको नहीं छोड़ा जा सकता। एक टाइम है जब आपके जहन में कोई लाइन कौनती है, कोई एक थॉट चमकता है और आप उसको जस का तस ड्राफ्ट कर लेते हैं इन योर माइंड और समटाइम्स इवन ऑन पेपर। तो वो जो मोमेंट है वो डिवाइन है। पुणे अपनी तरह का इकलौता शहर है जिसका एक बड़ा लेजी सा स्वैगर है। दिल्ली में भाग दौड़ है। नमस्कार। इंसान जितना तन्हा और जितना कंगाल आज के दौर में है ना शायद ही कभी था। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कंगाली और ये तन्हाई सब कुछ होने के बाद है और सब कुछ होने के बावजूद है। ऐसे में कई बार वो सारे सवाल या वो सारे दर्द जो हमें महसूस तो होते हैं, हम उन्हें दबाते चले जाते हैं, उन्हें अपने से दूर करते चले जाते हैं। ऐसी कई चीजें जो हमें परेशान कर सकें, एग्जिस्टेंशियल सवाल, उन सब से हम परहेज करने लगते हैं, उन सब से दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे कोई छोटी सी दिल के करीब की बात कहना भी मुश्किल होता जाता है। इत्र, ऐसे में इत्र एक ऐसी तिलिस्मी चीज है, एक ऐसा तिलिस्मी अनुभव है जो आपको एक पुरानी बहुत सारे अलग अलग नोट्स होने वाली महक की ओर ले जाता है। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा सुहावना सा जाल बुनता है कि आपके वो सारे भाव उभर कर निकल आते हैं। और एक खास इंसान है जो ये इत्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपके भाव उनके लफ्जों द्वारा बुनते चले जाते हैं और आपको हर बार लगता है कि अरे ये तो मैंने महसूस किया है, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो आज हम मिलने वाले हैं इत्र लफ्ज लफ्ज खुशबू इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हमारे सबके चहेते पोएट विशाल बाग जी से। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स। तो शुरुआत तो आपके किस कलाम से ही होनी चाहिए। वो एक शेर है कि तुमने जब से अपनी पलकों पर रखा, कि तुमने जब से अपनी पलकों पर रखा, कालिक को सब काजल काजल कहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो ये जो इत्र के जरिए लोगों तक हम पहुंचे हैं, तो ये वो एक कालिक है जो काजल बनकर लोगों की आंखों में चमक रहा है जी। गजल है कि उसने उसकी आंखों ने बताया हमको, कि उसकी आंखों ने बताया हमको, उसने काजल से मिटाया हमको। वाह, बहुत अच्छी। उसके चेहरे पे दमकते थे हम, उसके चेहरे पे दमकते थे हम, उसने अश्कों से बुझाया हमको। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमको सीने से लगा लेना था, हमको सीने से लगा लेना था, तुमने बातों में लगाया हमको। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम की मुश्किल थे बहुत ही मुश्किल, हम के मुश्किल थे बहुत ही मुश्किल, उसने अच्छे से निभाया हमको। क्या बात, बहुत। और वरना गमले में पड़े मुरझाते। वाह, वरना गमले में पड़े मुरझाते, उसने जूड़े में सजाया हमको। बहुत खूब, बहुत। उसकी आंखों ने बताया हमको, वाह, उसने काजल से मिटाया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। आप विशाल जी कब से लिख रहे हैं, किस ये ना जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो अक्सर इंसान बहुत फिलोसॉफिकल सा जवाब देने की कोशिश करता है जी। एक जनरल टेंडेंसी है टू लुक स्मार्टर देन यू एक्चुअली आर। एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है टू सीम बेटर देन यू एक्चुअली आर।
मैं जब देखता हूँ अब हाइंडसाइट में, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं हमेशा से लिख रहा था। कुछ ना कुछ स्कूल्स में एसेज हो गए, डिबेट्स हो गई, कविताएं हो गई, दूसरे जैसे आप डिक्लेमेशंस वगैरह में एक्सटेम्पोर्स में आप जाते थे, तो इस सारे दौरान जब भी मैं कुछ किसी भी तरह का कोई स्पोकन वर्ड इस्तेमाल करता था, फॉर्चुनेटली वो मैं खुद ही लिखता था। मुझे बहुत से अच्छे टीचर्स मिले जो मुझे ये सारी चीजें लिख के देते थे और शायद मुझसे बेहतर लिख रहे थे, पर फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मैं वो हमेशा उससे अलग ही हट जाया करता और मैं वो खुद ही लिख लेता था, फॉर द सिंपल रीजन कि वो मुझे ज्यादा सूट करता था। वो जो मेरा लिखा हुआ है वो मेरे तन पे जरा बेहतर जचता था, तो मैं तभी से लिख रहा हूँ। पोइट्री का जो मैं अब सोचता हूँ सीरियसली पोइट्री की तरफ, मैं लगभग 2005 के आसपास में आया हूँ, जब मैंने प्रॉपर इसको पढ़ना शुरू किया और बाकी चीजें। उससे पहले मैं तुकबंदी वगैरह इस तरह की चीजें कर रहा था। सॉरी, मैं एक सवाल पर आने ही वाली थी कि बहर में लिखना, ये आपने कब से, मतलब अगर देखिए, या बहर से आपका ताल्लुक या उससे पहचान वो कहाँ से? देखिए, बहर कविता का छंद है, जैसे गजलों में बहर, हम उसी चीज को बहर कहते हैं। मीटर भी एक आसान वर्ड है उसके लिए। जी। तो कविता का छंद या गजल की जो बहर है ना, वो इसका डिसिप्लिन है। तो अक्सर हम इसको बंधन मान लेते हैं और उसके इर्द चले जाते हैं। खास तौर से गजल के जो बहर की तरफ की जो बातें हैं, उसका वास्ता जबान से है, लैंग्वेज से है, ग्रामर से कम है। वाह, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। गजल में आपको कौन सा शब्द सुनाई कैसे दे रहा है, जी। उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि राइम क्या होगी। जैसे एक लफ्ज है बाद, अब अगर आप देखें उर्दू स्क्रिप्ट में जब बाद लिखा जाता है तो इट्स उसके अंदर एक अ साउंड है बीच में, बाद है ऐसे करके, की तरह एन है बीच में, लेकिन वो सुनाई बाद देता है, तो हम उसको उसी मीटर में फिर आगे चलाते हैं। तो इसलिए बहर को मैं बहुत ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि बहर को इग्नोर कीजिए, पर उसको उतनी तवज्जो दीजिए जितनी जिसकी वो हामिल है, जिसके लिए उसकी जरूरत है। बिल्कुल। उसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा उलझने जैसा हो जाता है, क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेजेस से लोग इस तरफ आते हैं तो फिर वो उलझ जाते हैं। जब आप लैंग्वेज सीख जाएंगे तो बहर आपके पास अपने आप आ जाती है। तो मेरे साथ फॉर्चुनेटली मैं कश्मीर में पैदा हुआ और हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल था लिटरेचर का भी, पोइट्री का भी, टैड बिट म्यूजिक का भी, तो उसकी वजह से वो चीजें नेचुरली मेरे साथ आती चली गई। जब मैं लिखने लगा धीरे धीरे और बाय द टाइम मैं स्टेज पे जाके सुनाने लगा, तब तक मैं बहर में गुजारे लायक में बहर में आ गया था। तो मेरे साथ वो जो जर्नी है वो ऑर्गेनिक है। तो दैट इज हाउ आई हैव स्टार्टेड इट, और मैं उसको उतनी ही अहमियत देता हूँ। जैसे बहर को लेके खूब शोर मचता है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए पूछना जरूरी समझा, क्योंकि एक तरफ है बहर, दूसरी तरफ है थॉट। दोनों मुझे हमेशा से ये लगा है कि दोनों उतना ही जरूरी। और वो देखिए ना, इम्प्रोवाइज वो करे जिसको फंडामेंटल्स क्लियर हो। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले आपको बहर समझ। हाँ, तो आपको अगर आप कह रहे हैं कि आप गजल कह रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं, तो फिर उसका जो फंडामेंटल, वो जो सब चीजें उसको गजल बनाती हैं, उसको शेर बनाती हैं, वो बातें करेंगे आप, उन चीजों को फॉलो करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर लगने लगेगी। जी। जैसे आप शादी में जाइएगा, आप जीन्स टी शर्ट में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर सडनली अगर आप ड्रेस्ड हैं फॉर द ओकेजन तो आप फिट इन हो जाते हैं। बिल्कुल फिट इन। तो यही उसका भी मामला है बहर का। बिल्कुल। अब आपकी, मैंने मतलब हमने आपको पोएट्री सर्कल्स में तो कई सालों से हम सब आपको सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे मंचों से आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे लोगों के साथ आपने पढ़ा है। वो और इत्र, इसमें क्या फर्क रहा आपके लिए? कैसा वो सफर रहा, और कैसा, मतलब ये कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, शेर कहते मुझे काफी वक्त हुआ। फॉर्चुनेटली कुछ अच्छे डाइसेस से मैंने मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में लोगों को शेर सुनाए हैं, लोगों को पसंद भी आया, टचवुड जी। तो वहाँ जो सेटअप है, वहाँ इंसान तैयार होके आया है लिटरेरी एक्सपीरियंस के लिए। जी। वो आपके भाषा का, आपके लफ्जों को सुनने आया है, आपके ऑब्वियसली आपकी शायरी वो सुन रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम
जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक फ्लेयर है, उसको एक्सपीरियंस करने आया, तो वो आधा तो घर से तैयार होके आया है जी जी कि भाई वो शेर सुनेगा और उस तरह बिल्कुल से, बिल्कुल। तो वहां पर एक बना बनाया सा माहौल है। दूसरा ये कि मैं ऐसे जगहों पे, मतलब ऐसे नंबर पे आके मैं शेर पढ़ रहा हूँ जहां पर मुझसे पहले 3-4 लोगों ने ऑलरेडी सुना दिया है, तो एक सेटअप क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल, ऑडियंस, हाँ, ऑडियंस इज नाउ रेडी टू एक्सेप्ट यू एज अ पोएट, तो उसका बड़ा एडवांटेज है जी। और पूरा जो माहौल है वो इस लोग घरों से, जैसे मैंने कहा ना कि तैयार होके आए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप एक सोलो शो कर रहे हैं जैसे इत्र हम करते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी कह लीजिए फ्लेयर के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग फॉर एन एक्सपीरियंस देयर। जी जी। तो इत्र में जो मुझे मुश्किल लगा है शायरी के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले, कि वो जो एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करना है लोगों के लिए, कि वो यहाँ से जाकर बात करें कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हमें कैसा लगा वहां जाके। जी। तो वो जो एक्सपीरियंस क्रिएट करना है वो एक मुश्किल पार्ट है। इसके साथ आसानी ये है कि सारी लाइट्स आप पे चमक रही हैं। बिल्कुल है ना। पर यही बात मुश्किल भी है, क्योंकि आप अब अचानक से आप वो डायस के पीछे या डायस की सेफ्टी में खड़ा हुआ एक पोएट नहीं रहकर, यू आर नाउ एक्सपोज्ड एज अ परफॉर्मर आल्सो, आप पूरी तरह सामने हैं सबके, तो वो कैसे, हाउ डू? देखिए, जब तक लिखा हुआ शब्द जब तक कागज पे है तब तक वो फाइन आर्ट है, मतलब जी जी जी, है ना। एक बार आप डायस पे आ जाते हैं तो देन इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, ललित कला जिसको हम बोलते हैं। तो वहां चाहे मैं मुशायरे में पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं अपने शो में कर रहा हूँ, वो जो एक परफॉर्मेंस वाला एंगल है वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन आई एग्री कि जब हम इत्र कर रहे हैं तो वहां पर वो एलिमेंट बहुत एनहांस हो जाता है, द ड्रामा इन द प्रेजेंटेशन और द चेंज इन योर couplets based on the audience. Sometimes audience react करती है वापस आपके साथ, जैसे हमने ग्लिटराटी का किया था वो जी। तो वहां पर लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो अलग बातें कर रहे हैं, देन यू आर एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू इट। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो एज अ पर्सन, एज अ आर्टिस्ट भी आपको एनहांस करता है। इत्र शुरू करने के बाद मैंने जिन मुशायरों में पढ़ा है उन्हीं कहिए शेरों पे, उन्हीं गजलों पे मुझे लोगों ने बेहतर रिसीव किया, ऐसा मुझे महसूस हुआ आपका। तो इत्र एज अ परफॉर्मर, एज अ पोएट हैज एनहांस्ड मी, दैट्स व्हाट आई फील। और नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक इट फर्दर एंड फर्दर एंड लेट अस सी हाउ इत्र बेनिफिट्स फ्रॉम द पोएट दैट आई हैव। ग्रेट। एक और बात, जो हम जब भी हम लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इत्र देखा है, तो एक पूरा अनुभव है, मतलब शायरी एक बात है उसकी, मेरे ख्याल से म्यूजिक जुड़ा हुआ है, फिर एक तरन्नुम ट्राइब भी एक हुआ था जहां आपकी गजलों को धुनें लगाई थी, तो ये सब कुछ, हाउ आर यू एंजॉयिंग ऑल ऑफ दिस एज अ पोएट एंड एज अ पर्सन ऑल्सो, कि ये जो अनुभव है इत्र का, या ये जो तरन्नुम ट्राइब में एक बहुत ही अलग सा अनुभव था कि आपकी 10 गजलें, देवेंद्र भोमे हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने उसकी धुनें बनाई, और जसराज जोशी और मालविका इन्होंने स्टेज पर प्रस्तुत, कैसा रहा ये सब कुछ? आप देखिए, पहले इत्र की हम बात करते हैं तो इत्र में जैसे निखिल आठवले हैं जो बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट हैं, तो वो हमारे लिए एक बैकग्राउंड सा क्रिएट कर देते हैं। तो जिन्होंने उसका सिग्नेचर म्यूजिक बनाया है ओपनिंग में ना, तो जैसे नॉर्मली मैं जब मुशायरे में भी जाता हूँ तो एक थोड़ा सा एक वार्म अप करते हैं मेंटली। बिल्कुल। फॉर मी नाउ इट इज कि वो जब धुन बजती है तो इट ऑटोमेटिकली ट्यून्स यू इनटू द इत्र जोन, कि हाँ अब हम ये कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। और एवरी टाइम वी एंड अप गोइंग सो फार अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट, जो हमने सोचा होता है उससे हम बहुत अलग अलग चले जाते हैं। एंड सेम गोज फॉर प्रेरणा, जो एंकर करती थी शो हमारे साथ पहले, तो उन्होंने शी विल ऑलवेज मेक श्योर कि हम उस जो दायरा खींचा हुआ है शो का, उसके अंदर वो हमें रखें और हम उसके अंदर रहें, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू स्ट्रे। क्यों आप कोई शेर पढ़ रहे हैं और दाद मिल रहे हैं, आप उधर उधर, वो जो लालच है तारीफ आप उधर जाने लगते हैं, तो sometimes it will cost you the show। जी। तो उनके कारण क्या हो रहा था कि she was able to anchor us back, कि आप यहाँ आए, वापस आए, तो she will go back to that setup। तो उन दोनों की प्रेजेंस का ऐसा हो गया, तो वो एक तो स्टेज बैलेंस हो गई मेरे लिए, और दूसरा I had some guard rails जो मुझे मदद कर रही हैं कि हम थोड़ा बेहतर प्रेजेंट करें, ऑडियंस के साथ रहें। तो that experience with these people who are with me on the dais and they are not poets, जी जी, ये बहुत तो उसका एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि दे आर एबल टू सेंस के ऑडियंस को क्या पसंद। जो मैं जब माइक पे बोल रहा हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि मैं तो मोती बिखेर रहा हूँ
राइट, मगर जो सुनने वाला है उसको जी। कितना अच्छा लग रहा है, कितना हाँ। नहीं लग रहा है, तो ये जो मेरे साथ लोग बैठे हैं, दे कैन हाँ। सेंस इट They एंड can- दे एडवाइज मी, दे गाइड मी। Correct, तो correct. वो अच्छा एक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, हाँ। कमिंग टू तरन्नुम ट्राइब, तो तरन्नुम ट्राइब इज मुझे लगता है अपनी तरह का इकलौता शो है कि हम एक ही शायर की हमने 10 गजलें हैं, उन्हें कंपोज किया है हमने, और एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा सेटिंग में जी। वो वहीं लाइव प्ले हो रही है। जी, तो जी। उसमें का मतलब एक्सपीरियंस जो है वो फॉर मी एज अ पोएट, सडनली अपनी ही जो मेरी आर्ट फॉर्म है वो मेरे लिए थोड़ी सी पराई हो गई। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक द फादर हु हिज डॉटर हैज जस्ट बीन मैरिड, और वो गाड़ी में बैठ के अब निकल गई है। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो हमारी हो गई हैं। हाँ, यस, यू गिव इट, यू काइंड ऑफ गिव देम अवे। बिल्कुल। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा 10-12 साल का बेटा है, लेकिन उसे अगर मैं कहूँ कि वो तुम सुना दो वो गजल, वो नहीं आती, बट वो धुन में, हाँ, मुझे पूरी की पूरी उस दिन सुनी हुई गजलें, उसमें से 4 जो उसे पसंद आई वो आज भी मुझे सुना सकते, उनको याद है। उस जरिए से वो गजलें हमारी एक तरह से हो गई। ऐसा कहते हैं अक्सर, जैसे फिल्मों में काम करें तो जैसे कि एक अच्छा लिरिक जो है वो अच्छी मेलोडी पे राइड करता हुआ चल सकता है, एट द सेम टाइम एक अच्छी मेलोडी जो है उसको अगर ठीक ठाक लिरिक मिल जाता है तो दैट मेलोडी आल्सो लिव्स फॉरएवर। बिल्कुल। अब 80s के, 70s के, इवन 60s के जो गाने हैं, गोल्डन एरा के बीच में से भी अगर कहीं से गाना आ जाता है, बिल्कुल, तो लोग उसको वहां से आगे गुनगुनाने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज की खूबी वही है। हाँ, हम अब वैसे अगर आप इवन रिलीजियस साइड में, जैसे रामचरितमानस है, कितनी पुरानी बिल्कुल अनपढ़ औरतों को पूरी की पूरी मानस याद होती है। दैट इज पावर ऑफ लिरिक। उनको राइम याद है, हाँ, तो वो शुरू होता है वो मंगल भवन अमंगल हारी, एंड दे चलती चली जाती है। तो while we are on that, मेरे ख्याल से आपने इस तरह के गाने भी लिखे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। मैं नहीं जानती हूँ कि हमारे देखने वाले इसको जानते हैं कि नहीं, बट विशाल जी के बहुत ही ज्यादा, क्या आप वो नंबर जरा बताएंगे? हाँ, जैसे पहले तो सरप्राइजिंग ये है कि मैंने डिवोशनल गाने लिखे जी। इतना तो मैं डिवोशनल हूँ भी नहीं, ठीक है, मैं इतना पूजा पाठ आदमी में नहीं हूँ, मगर फॉर्चुनेटली जैसे पहला गाना मैंने लिखा था मेरे भोलेनाथ, वो गाया था जुबिन नौटियाल जी ने, जी। और उसको म्यूजिक किया था टी सीरीज से आया था वो, पायल देव जी हैं, उन्होंने उसका म्यूजिक किया था। तो वो गाना यूट्यूब पे इट इज 60 million plus, only the video. The lyrical one is another 35 million plus. वाह। उसका जियो पे या स्पॉटिफाई पे इट हैज क्रॉस्ड आई थिंक 100 मिलियन। क्या बात है। इवन यूट्यूब पे जैसे हम ट्रैक करते हैं तो ऑन ए डेली बेसिस ये जो गाने 60-70 हजार बार पर डे चल रहा है, है ना। So the lyricist Vishal is better than the poet Vishal. Given the money it fetches, I think he's doing better. The lyrics does better. So how I personally think is that it is difficult to be a lyricist than a poet. पोएट कैसे आपका एक अपना कहीं भी बैठ गए आप समाधि सी लगा के जो मना है आपने लिख दिया, लेकिन जो लिरिकल पार्ट है वहां पर देयर इज सो मच अदर थिंग दैट्स गोइंग ऑन अराउंड, और फिर आप उसको लिख रहे हैं। तो आपने जैसे कुछ स्ट्रिक्ट होता है दायरा, स्ट्रिक्ट है, उसका कमर्शियल एंगल है, स्ट्रिक्ट है, एग्जैक्टली उसका कमर्शियल एंगल है, उसका मतलब आप ऐसे समझिए, मुझे जो लगता है कि जो गाना है वो कलेक्टिव आर्ट है, वो कलेक्टिव आर्ट, इट इज कलेक्टिव क्रिएटिविटी। जैसे सिनेमा है या ना, तो जैसे मैंने लिखा कुछ जी, तो उसमें एक अदा है जी, फिर वो कंपोजर हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया जी, तो फिर उन्होंने अपना एलिमेंट उसमें ऐड किया, ही एडेड द आर्टिस्ट दैट ही इज आल्सो, एंड वंस दिस इज सॉर्टेड देन कम्स द सिंगर आल्सो। अब there's a singer like Jubi Nautiyal, he will add his thing, his own flavor, then it gets picturized on a face, so then that face gets added to it, or what we experience, ये जो मैं numbers आपको बता रहा हूँ, those numbers are not for what I have written, those numbers are for that song, entire group of in its totality it works, hence वो numbers हैं, hence वो, जैसे हमने और भी गाने लिखे हैं, एक हमने वो लिखा था मदन गोपाल लिखा था, जो तुलसी कुमार उन्होंने गाया था पहले, फिर उसी को दोबारा से टी सीरीज ने फिर से गवाया मोहित चौहान से, तो उन्होंने जब वो सेकंड टाइम गाया, सेम गाना डिफरेंट साउंड करता है, एंड दे बोथ डिड रीजनेबली वेल। आई थिंक जो मोहित चौहान वाला वर्जन है दैट हैज डन समथिंग अराउंड 15 मिलियन प्रोबेबली, और इनका जो है दैट हैज डन अराउंड 7-8 मिलियन जो तुलसी कुमार ने, एंड बट ऑन द ये
सरप्राइजिंगली स्पॉटिफाई पे इज डूइंग बेटर। ओह वाह। कलेक्टिवली वो सब काम है। तो अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत से लोग हैरान भी हुए हैं इस चीज से कि ये तो नहीं करता इतना, या हाँ। मुझे इतना पूजा पाठी टाइप पूजा नहीं देखा है पाठी लोगों ने। नहीं है, हाँ। मेरी वाइफ भी कहती है जी, कि तुम जी। इतने पूजा पाठ तो करते नहीं हो, बस भजन लिख रहे हो वगैरह। तो दैट्स अ जर्नी स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल राइटिंग अ फ्यू, सो होता रहेगा। सो कमिंग बैक टू इत्र देन, मेरे ख्याल से 12-15 10-12 के करीब 12 शोज हो चुके हैं। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ यादगार कोई शो या कोई शो जो आपका एकदम अलग, जहाँ से कुछ विशेष कुछ आपको मिला या आपको लगता है कि दिस इज वेरी फुलफिलिंग फॉर मी, ऐसा कोई? देखिए, मैं मुशायरे भी मैंने बहुत पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी आई हैव पढ़े हैं हैड अ आपने। डिसेंट जी नंबर ऑफ स्टेजेस, सम गुड स्टेजेस रियली। जी। वहां से लौटते हुए जो एक्सपीरियंस है आपको, हम्म। व्हेन द पोएट कम्स बैक, इट्स लाइक द वॉरियर बैक फ्रॉम द वॉर फ्रंट, ओके। है ना? वो जब आप वापस आ रहे हैं, और जब मैं इत्र करके वापस आता हूँ घर, जब सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं, सब लोग वाह वाह विशाल जी करने वाले अपने अपने घर जा चुके हैं, अब मैं गाड़ी में अकेला ड्राइव करके घर जा रहा हूँ, तो ये जो जर्नी है उस वेन्यू से उस वेन्यू से अपने घर तक, हाँ, वो जर्नी जो है वो ज्यादा सेटिस्फाइंग है, वो ज्यादा फुलफिलिंग है। और इसकी वजह ये है कि आप जो जितना आप सुनाना चाहते हैं, पहले तो वो, दूसरा जो सुनने वाला है वो आपके वो यहाँ एक एक्सपीरियंस जो आप क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, उसके साथ जाता है। लोग आके बाद में आपसे मिलते हैं, जी, अलग से आपको याद करेंगे कि फलां शो में देखा मुझे याद है कि मुंबई का जो हमने शो किया था, वो शो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमने 1.25 घंटे का शो किया था और उसके बाद हम 1.25 घंटा लोगों से मिल ही रहे थे, और कोई भी ग्रुप में आकर एक कलाकार से नहीं मिलना चाह रहा था। उन लोगों ने सबसे, मतलब क्षितिज जी से भी, प्रेरणा से भी, निखिल से अलग, मुझसे अलग, आपसे अलग, एक 1.25 घंटे का शो बाद में भी हो गया। तो ये दैट वाज वेरी वो एक्सपीरियंस जो क्रिएट हो रहा है लोगों के लिए। जैसे मुझे याद है पद्मकोश वाले शो में, वहां पर एक एल्डरली लेडी थी, उन्होंने निखिल के लिए उनसे जो उन्होंने जो राग बजे थे उस समय, तो शी वाज एबल टू हैव ऑल ऑफ दैट रजिस्टर्ड विद हर, और उन्होंने बताया कि फलां राग आपने बजाया, फलां राग आपने बजाया, जैसा लिखा है उसके साथ वो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो शी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद ऑल ऑफ दैट। वही एक्सपीरियंस जो हम कह रहे हैं ना, द एक्सपीरियंस दैट गेट्स क्रिएटेड। वो जो हम एक जैसे कलेक्टिव आर्ट की हम बात करें 2 मिनट पहले, वो जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, और फिर लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं अलग अलग तरहों से, तो दैट इज वेयर, मतलब वो सारा जो आप कह रहे हैं कि क्यों अच्छा लग रहा है, बेहतर, दैट इज द रीजन, क्योंकि आप बेहतर एक्सपीरियंस दे रहे हैं लोगों को। आप यू आर एबल टू टच मोर सोल्स, दो फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, but you are able to make a difference, you are able to speak about that. People come and share a lot of very very personal experiences in those shows, and they talk about it when I get messages after the show. तो वो बहुत intimacy है उन messages में, information। Especially आप, और एक बात है, एक चलिए ये एक्सपीरियंस हम इत्र के जरिए से क्रिएट कर पा रहे हैं, पर एक बात आपकी लिखाई में भी है, आपकी जो लिखने की शैली, बोलूंगी मैं, शैली भी कहूंगी, आपके शब्दों के चुनाव को भी मैं कहूंगी, द वे यू प्रेजेंट योर वॉइस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन विथ एम्पैथी, एंड येट अ पर्सन हु वांट्स टू बी सिंपलिस्टिक। मतलब वो स्टाइलिस्टिकली क्लासिकी शायद जानबूझ के नहीं है, बट हाउ डिड यू अराइव एट दिस वॉइस? कैसे क्रिएट हुई आपने? आई नो इट्स ऐसे स्टेप वाइज तो आप नहीं बता पाएंगे, बट एक चॉइस है आपकी कि मैं ऐसे कहूँ। 2 बातें हैं इसमें ना। माय पोएट इज द पर्सन दैट आई वांट टू बी। वाह, ओके। तो एक कहिए, नहीं, इस पे थोड़ा रुकिए। रुकते हैं इस पे थोड़ा। तो माय पोएट इज द पर्सन आई वांट टू बी। सो समवन हु इज आउट देयर एंड, देखिए क्या है, व्हेन आई से द पर्सन आई वांट टू बी इज दैट आई नो माय फ्लॉज, फॉर्चुनेटली आई एम अवेयर ऑफ द shortcomings that I have. The poet doesn't have any of those. The poet is able to admit कि होता तो नहीं, लेकिन हो जाए तो क्या कीजिए, जिस शख्स को चाहा हो
वो शख्स गलत निकले। गलत निकले। वाह। वाह वाह। ये आप कभी एडमिट नहीं करते। जी जी। द पोएट इज एबल टू से कि चाहने वाले लाखों हैं उसके, कि चाहने वाले लाखों हैं उसके, और लाखों में एक है हम भी। वाह क्या बात, वाह वाह, बहुत है ना? जी जी जी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये ह्यूमन में नहीं है, क्योंकि मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ। हाँ। आई एम मेकिंग श्योर कि आई डोंट लुक टू एरोगेंट, आई एम मेकिंग श्योर दैट आई डोंट लुक टू टिमिड। मैं मध्यम चरा जो कहते हैं ना, मध्यम पात बना के चल रहा हूँ। द पोएट इज एबल टू गो हियर एंड देयर बोथ साइड्स, एडमिटिंग द शॉर्टकमिंग्स एंड एंजॉयिंग द इवन द ओवरचर्स, जो भी ओवर आर्किंग जो हम कहते हैं ना, जिसको ओवर रीचिंग जिसको हम कहते हैं, देयर दैट इज द पर्सन आई वांट टू बी। कि मैं एट द सेम टाइम आई शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर द गुड दैट आई हैव एंड आई विल बी प्राउड ऑफ इट। एट द सेम टाइम आई एम all right with being criticized for the shortcomings that I have and still be okay with it. My person is not. आप मेरी तारीफ कीजिए, मैं नहीं 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 वो हम करने लग जाएंगे। आप मुझे क्रिटिसाइज कीजिए तो मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा, ऐसे कैसे? जी बिल्कुल। बट द पोएट इज एबल टू एब्जॉर्ब बोथ these. तो hence I say that the poet is the one, is the person that I want to be. तो वो एक बात हो गई। तो दूसरी आप सिंप्लिसिटी और उस सब की बात कहते हैं, तो अभी आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दिस कि वो एक कॉन्शियस एफर्ट है। मैंने लोगों को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी शायरी को सुनने और उसको फिर अप्रिशिएट करने में अपने आप को इनकेपेबल पाया, क्योंकि वो लैंग्वेज तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल राइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो थॉट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तन पे मैं झेलूं अपने। और फिर जो मेरा रियाज है, जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कुछ प्रैक्टिस कर पाया हूं, उसका बेनिफिट वो जो सुनने वाला है उस तक पहुंचे। क्योंकि क्या है, देखिए, अगर हम अक्सर एक सूक्ति है कि स्वांतः सुखाय है कविता विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता है। ये सूक्त है, इसको आप ये नहीं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अनफॉर्चुनेटली, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा है। क्यों ऐसा नहीं लगता मुझे? अगर तो मुझे स्वांतः सुखाय लिखना था तो मैं उसको कागज पे भी ना उतारता। मन में शेर आता, मैं इतराता, बात आगे निकल जाती। ठीक है, और हद हो गई तो एक मैं भी खूबसूरत सी डायरी खरीदता, एक महंगे से पेन से उसको लिख के किसी ताकचे में रख देता। बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या चूज किया कि नहीं, मैं तो इत्र करूंगा, मैं तो किताब छपवाऊंगा। स्वांत सुखाय है ना, तो स्वांत सुखाय वो नहीं है। अब अगर वो दूसरे के लिए है तो इट हैज टू बी यूजफुल फॉर दैट पर्सन, उसके काम की होनी चाहिए। मुझे गुजारे लायक फारसी भी आती है, मैं ठीक ठाक पंजाबी भी बोल लेता हूँ, कश्मीरी मेरी मदर टंग है जी, मैं गुजराती भी बोल लेता हूँ। आप मराठी मराठी आप सोचिए पूना जैसी जगह में समझते हैं, बोल लेते हैं, है ना। मैं आई डेयर टू स्पीक मराठी। हाँ, पेट मैंने जोशना बोले में शो किया आपने तो बट मेरी सारी लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज का आप क्या कीजिएगा, अगर वो लाइन आपको याद नहीं रह रही, आपके वक्त पे काम नहीं आ रही, या आपको समझ नहीं आ रही, there is no point. काम नहीं आ रही ना। कहीं मुझे I want to impress somebody, I know there is a line, but I know the lines I have written work. मुझे तो बहुत तो that is the whole point of it. मतलब वो जो simplicity of the words or the choice of the words is because I want those to be left with the people who are reading them. जैसे फिराक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है उनका, उन्होंने ये बात कही कि जो सबसे इजी लैंग्वेज में अगर आप बाइबल लिख सकते हैं तब आप राइटर हैं, बिल्कुल, तो आपके पास पहुंच जाती है ना। तो हम, क्योंकि अगर मैं जो खुद के लिए लिख रहा हूँ वो फिर मेरे स्पेस में रह जाता है, मैं कागज पे उतार रहा हूँ, मैं छाप रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड ब्ला ब्ला ऑल द, तो ये तो उसको वहां जाना ही पड़ेगा। इट हैज टू बी देयर, इट हैज टू रीच दोज पीपल। बिल्कुल। एंड देन फिर वो जब आपकी ये चीजें ग्रास्प कर लेंगे ना, देन दे विल कम टू द अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आर लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, या जिसका मीटर सब अलग हो, या जैसे मैं दिल में आई ही लिखी है, इसमें खासी बरकत है। वाह। दिल में आई ही लिखी है, इसमें खासी बरकत है,
मेरी सारी शोहरत मुझ पर नकादों की तोहमत है। ओ वाह वाह, मेरी सारी शोहरत मुझ पर नकादों की तोहमत है। वाह वाह ठीक, वाह, ये मेरा ही लैंग्वेज है, आपका ही है, राइट, हाँ, बट बिल्कुल, स्टिल इट बिल्कुल, इज देयर। हाँ। जैसे तब और से लेकर नहीं नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं आपको कट कर, दानिशमंदों पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आपको नहीं छोड़ा जा सकता। दानिशमंदो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई फर्स्ट रिसाइटेड दानिशमंदो दिल्ली में जश्न जावेद अख्तर, एक 3 दिन का फेस्ट हो रहा था। हमारे दोस्त हैं रंजीत चौहान, वो एक जश्न अदब करके करते हैं शो, हाँ, जश्न अदब, तो वहां पर तब तक आई यूज्ड टू वर्क विद देम बैक स्टेज जी, और गेस्ट कोऑर्डिनेशन, ये सब जो आपके किसी भी फेस्ट में जो काम रहते हैं, आई वर्कड अ लॉट ऑफ बैक स्टेज जी। तो वहां पर उस दिन बाय चांस देयर वाज अ स्पेस, तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर 5-1 मिनट आप कुछ पढ़ लीजिए। एंड मी बी बिकॉज मैं ट्रेन्ड पोएट नहीं हूँ, आई डू नॉट कम फ्रॉम द जो क्लासिक स्टूडेंट टीचर या फिर उस्ताद शागिर्द वाली जो प्रथा है, उससे होके नहीं आता, तो मुझे नहीं पता मेरा कौन सा एटलीस्ट उस वक्त कि कौन सा शेर अच्छा है, कौन सा शेर अच्छा नहीं है। मेरे लिए कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है तो ये ठीक है। सो एज अ पोएट आई एम ए लिटिल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो इन अ वे कि जो बहुत ज्यादा टेस्टेड ट्राइड है, हाँ, मैं उसको थोड़ा सा पीछे भी कर लेता हूँ कि लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैंने वो पहला शेर वहां पे वही सुनाया, द फर्स्ट काफिला। अच्छा। तो आई गो विद दिस कि दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो, इंटेलेक्चुअल, दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है। मैंने किसी तरह ये लाइनें जुटाई एंड जावेद साहब वाज लाइक दिस, अरे वाह वाह क्या बात है, वो बहुत उसका एकदम से वो शोर मच गया। मेरे ख्याल से काफी एक वीडियो भी है जिसमें जी हाँ, कि नए शायरों में से ये उन्होंने उसको 2-3 जगह कोट किया। सरप्राइजिंगली जो रिसेंट एक हमारे पास भी वीडियो पहुंचा था, वो शेर उन्होंने सुनने के तकरीबन 8, वो 2016 में मैंने ये शेर उनको सुनाया है, वो इंटरव्यू 2025 का है। बिल्कुल। तो वो 2025 के इंटरव्यू में उनको 7-8 साल से वो शेर उनके पास ट्रैवल करा। इवन डॉक्टर कुमार विश्वास ने बहुत बार उसको सुनाया शेर, तो दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट टू माय कॉज। तो वो एक जो 2 लाइनें हैं वो वहां से जो है वो दे गॉट द ग्राउंड फ्रॉम देयर। जी नहीं, वो है भी मेरे ख्याल से आपकी किताब का टाइटल, हाँ, वीराने तक जाना है उसी शेर से। तो अब जो है एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैंने आपको जिस पर बात करते हुए कहीं भी किसी मंच से कभी नहीं सुना, मैं जानबूझकर यहाँ पूछ रही हूँ कि जब नया लिखना शुरू करते हैं तो दो तीन बातें मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों के लिए करें जो नए अभी उन्होंने बहर से उनकी मुलाकात हो गई या गजल अच्छी लगने लगी है और वो शुरू कर रहे हैं, तो क्या हिदायत या क्या एडवाइस या क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि आप उनके बड़े भाई से हुए, मान लीजिए। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि शायरी सीखी तो जा सकती है, उसके जो ग्रामर है, बाकी सब चीजें हैं, आप उनको सीख तो सकते हैं, लेकिन अच्छे जो शेर हैं, जो रजिस्टर होते हैं, वो नेचुरली ही आपके पास आते हैं। बाकी आपका रियाज उनको थोड़ा बेहतर जरूर कर देगा, मगर वो जो उपज जिसको कहते हैं, बोलो आमद कहते हैं, दैट इज नेचुरल, ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना है, एंड आई कुड बी रॉन्ग। तो मुझे ऐसे कॉन्स्टेंटली फील होता है कि देखिए 2 पार्ट्स हैं पोएट के। एक टाइम है जब आपके जहन में कोई लाइन कौनती है, कोई एक थॉट चमकता है और आप उसको जस्ट का तस ड्राफ्ट कर लेते हैं इन योर माइंड और समटाइम्स इवन ऑन पेपर। तो वो जो मोमेंट है वो डिवाइन है। बिल्कुल। उसके बाद जो आपके अंदर का इंसान है वो उस शायर से वो लेके उसको फिर रगड़ता है, उसको रंग रोगन कर आके गजल वगैरह वाली शक्ल में ले आता है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है, ये किया जा सकता है। पहला पार्ट नेचुरल है जी। तो वो रहीम का दोहा है कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें वाते नीचे नैन। तो मैं इसलिए एडवाइस वगैरह की स्पेस में नहीं जाता कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। शायरी के साथ अच्छी और बुरी एक ही चीज है कि ना तो इसको आप कोई दे सकता है आपको, ना आप किसी को कोई आपसे ले सकता है, ले भी नहीं सकता। तो इट हैज टू बी नेचुरली देयर। उसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं कुछ अगर आप एडवाइस गाइड वगैरह, बहुत से लोग हैं जो उस्ताद हैं प्रॉपर, वो लोग को शायरी सिखाते हैं टू एवरीबडी, मतलब विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू ऑल देम, पर मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस समबडीज पोएटिक जर्नी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लोगों को सिखाने वाले जोन में
या फिर मतलब वो सलाह देने वाले जोन में नहीं जाता हूँ, एंड आई जेन्युइनली मीन इट। एक दूसरी बात ये है कि मुझे जितनी शायरी की समझ है वो गुजारे लायक ही है, अरे उतनी ही मुझे आती है, तो जिससे मेरा काम चल जाता है। हम्बल हो रहे हैं हम्बल नहीं, मतलब क्योंकि मैं सीख के नहीं आया पूरा, तो मेरे से ऐसा ना हो कि मैं किसी को कुछ कह दूं और मैंने अपने दिमाग से जो चला है तो उस बेचारे के लिए वो सदा के लिए गलत हो जाए, वो कह रहे फलाने ने कहा था, उसको बोलेगा रे वो गलत है। तो वो आप थोड़ी बहुत मैं उसमें नहीं जाना चाहता, unless until somebody specifically comes and asks, then it has to be, you have to be advised in private. So there are some private conversations with some of the poets who reach out and ये सब बात होती है, but generally मैं थोड़ा सा बचता हूँ इससे। पहला रीजन तो यही, जैसा मैंने बताया कि I don't want to be exposed, कि भाई मुझे ही पूरा नहीं आता है। And then the second part is that I think it is a natural flow of thought. मैं बहुत सहमत हूँ आपसे। You cannot interfere with it, you cannot even influence it. हाँ, इंटरफेयर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। और फिर मैं, चलिए आप ये नहीं करेंगे तो मैं पूछूंगी कि कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए या किन को पढ़ना चाहिए? आपको जैसे अगेन फिर सलाह जैसी बात हो जाएगी, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये बताएं कि आप मैं पसंद है मुझे, मैं सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, पर क्लासिकी 3-4 नामों के अलावा आप दें, जैसे मीर गालिब, तो हाँ ये सब ये आपको पढ़ना ही चाहिए। फैज अहमद फराज आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद मुझे लगता है इब्न इंशा पढ़ना चाहिए। उनका जो लिंग्विस्टिक फ्लेयर है, उनका जो मतलब जैसे बड़ी मशहूर है उनके कल चौदहवीं की रात, मशहूर गजल गुलाम इन्होंने गाई है, वो साथ, हाँ ये गुलाम अली साहब ने और जगजीत सिंह साहब की उन्होंने भी गाई है। तो ये उनका, लेकिन अगर आप देखिए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, उनका जो डिक्शन है वो बहुत ही इंडिक है, मतलब वो पेनिनसुलर जिसको हम कहेंगे ना, वो इंडिक है उनका, उनका बहुत टुवर्ड्स पर्शिया नहीं जा रहा है, हाँ, वो इस तरफ रह रहे हैं, जो इंडिक जिसको हम बोलेंगे ना, इंडस इसमें रहता हुआ जैसे वो उनका है ना, फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो अफसाने हो। तो इट इज लाइक वो मुझे थोड़ा सा आई एम एबल टू रिलेट टू हिम, आई एबल टू बिलोंग टू हिम। तो मुझे लगा इब्न इंशा इज समबडी दैट वन शुड रीड। वो आपका खोल देता है थॉट प्रोसेस थोड़ा सा, वो जो एक ही तरह के वर्ड्स में, एक ही तरह के सिंबल्स में, मेटाफर में हम जाना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी शायर उठा लीजिए आप, तो उसने वो साकी जाम सुराही जरूर किया है। वो भी कहना रहती कि प्यार, दर्द, बिछड़ना, शराब, साकी, ये आपकी लिखाई में वो भी एक बात है कि इसके बाहर आप आ गए हैं, मुझे ऐसा है ये भी आपके पास। तो या तो आपने इन सिंबल्स को अलग से पेश किया है कहीं कहीं, और कहीं कहीं तो आप इससे बाहर ही निकल आए। तो ये भी मुझे लगता है बहुत वो एक ना नज्म में एक मिसरा है, वो जो जंगल के फूल, तुमने जंगल के फूल देखे हैं जिनकी अलग सी खुशबू होती है। तो वो कैसा कहना है मुझे कि चूंकि मैं ट्रेंड स्ट्रीम से नहीं आया, तो बहुत सी जो चीजें हैं जो आपको मैंडेटरीली, जिनके ऊपर शेर कहने ही होते हैं या कहलवाते ही हैं उस्ताद, वो वाली चीजें मेरे साथ नहीं हुई। तो मेरा जो कहिए एक कोने में बैठकर लिखना जो है, उसके फायदे ये हुए, नुकसान ये हुए कि मुझे बहुत सारा ट्रेडिशनल चीजों का नहीं इतना समझ आई शुरू में, बाद में मुझे वहां तक जाना पड़ा। लेकिन शुरू में मैं जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा मेरा स्पेस है, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि मैं कश्मीर में पैदा हुआ, हमें 1989-90 में वहां से निकलना पड़ा। तो वहां से हम जब छोड़ के आए तो हम जम्मू चले गए। अब जम्मू में डोगरी जबान है, बिल्कुल पढ़ने के लिए वहां से मैं हिमाचल आ गया, वहां पहाड़ी है। इंजीनियरिंग मैंने महाराष्ट्र में करी है, यहाँ पे मराठी है, राइट। तो जॉब के सिलसिले में वापस गुड़गांव चला गया, वहाँ ठेठ अहीरवाल, मतलब वो गोजरी है जो चल रही है। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं लैंग्वेजेस के अलग अलग, तो ये मेरे साथ चलते चले गए और ये मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में हुए। हाँ, तो दिस आल्सो एनरिच्ड, तो उसकी वजह से वो जो मेरा यहाँ वर्बियाज है, जो मेरे यहाँ मेटाफर है, वो थोड़े से, मैं डिफरेंट तो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो ट्रेडिशनल नहीं है, डिफरेंट है। तो उसकी बदौलत फिर वो एक्सपीरियंस मेरा वेरिड है जी। तो उसकी वजह से जहां आप, जैसे आपकी परवरिश है जो भी हुआ। दूसरा ये है कि मैं देख रही हूँ कि आपने क्लासिकी चीज, यहाँ तक कि जैसे सोचो तो ये कागा है कागा, लेकिन आपने कैसे इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये ऐसे, ये भी मुझे बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि हाँ आपने फिर
पहले की शायरी है या बाद की, ये तो आप ही बताएं। ये लेकिन 2012 हाँ, है। पर आपने यूज किए हैं मेटाफर्स बोलिए या सिंबल्स बोलिए, बट दे आर यूज वेरी जैसे मुझे फोनिक्स जो है ना वो अट्रैक्ट करता हाँ, फोनिक्स अगेन दैट्स एन है ना। इम्पोर्टेंट तो जैसे वो गाना है तेरे कारण है ना, अब वो मेरे माइंड में चलता रहता है ये कारण ही क्यों बोल रहा होगा, ये कारण क्यों नहीं लिखा, तो कारण है बट देन आई रियलाइज कि वो जो न साउंड है वो सॉफ्ट है बिल्कुल, है ना, उससे वो रह रही है, चुभ नहीं रही। हाँ आपके तो पास रह जाए। फिर मैंने लिखा वो मेरे आने में देरी का कारण है। तो मेरी जो बुक में जब हमने लिखा है तो हमने अण नहीं यूज किया, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूँ। तो ये जो शेर है ये मेरी आपकी मतलब ये मेरा पहला आपका सुना हुआ शेर है। सबसे पहले मैंने आपका ये शेर सुना था और फिर मैंने देखना शुरू किया कौन है विशाल बाबा किस तरह से। बहुत मुझे अच्छा लगा ये शेर, हमेशा से मेरे साथ रहेगा। तो विशाल जी, इत्र का अगला शो कब हो रहा है, क्या आपके इरादे हैं इत्र को लेकर के? इत्र का जो शोज हैं अभी जो टारगेट है हमारे वो ये है कि वी विल एटलीस्ट हैव 1 शो एवरी मंथ। वाह। और उसके अलावा फिर हम सिटीज का वी आर टारगेटिंग कि कौन सी सिटीज में हम जा सकते हैं अच्छा इजीली, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग विद म्यूजिक, वी हैव लाइट्स एंड साउंड एंड अदर थिंग, और अपना ही एक ऑरा एनर्जी लेके साथ में चलना पड़ता है। जो हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक खास तरह की लाइट चाहिए, उन्हें अपना ही साउंड चाहिए, उन्हें कोई कमतर वाली चीज अच्छी नहीं लगती। तो उसकी वजह से जो बिकॉज वी विल हैव टू ट्रैवल विद एन एंटोराज, तो वो उसका कॉस्ट और बाकी चीजें, तो अभी जो टारगेट है वो इट इज गोइंग टू बी 1 शो एवरी मंथ एंड देन वी गो फ्रॉम देयर आर सम अदर सिटीज, जैसे बॉम्बे हम जाएंगे, अहमदाबाद वी हैव एन इनवाइट, सिमिलरली सूरत हम जा सकते हैं, you also have a कानपुर लखनऊ में भी एक, तो वो आगे चलेगा। तो दिस ईयर एटलीस्ट अगले जो ये जो इस महीने साल के अब 6-8 महीने बचे हैं इनमें एटलीस्ट हम तकरीबन 8 से 9 शोज का हम सोचते हैं कि होने चाहिए। क्या बाकी will depend on the response from the audience also. बिल्कुल। How many tickets were able to sell, how many halls were able to fill. नहीं, ये तो होगा और होना ही चाहिए कि क्योंकि मुझे लगता है जो माहौल इत्र में क्रिएट करते हैं आप, और जो ये सारा आप हमारा जो तामझाम हम इसको नहीं कहेंगे, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इट्स वेरी वार्म एंड मैंने देखा है कि लोग रिपीट ऑडियंस तो बहुत सारी है आपकी कि जो एक बार आते हैं वो दोस्त लाते हैं, फिर परिवार लाते हैं, फिर वो वाले दोस्तों के साथ ये वाली दोस्त के साथ। फिरोदिया में जैसे एक पूरी फैमिली आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। देयर वर 3 जनरेशंस जो एक साथ आए थे क्योंकि और उनमें से 2 लोगों ने अलग अलग शोज देखे थे और फिर वो पूरा परिवार लेके, तो इस तरह से देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी वार्म, वेरी प्लेजेंट एंड वेरी सोल एनरिचिंग जो इत्र अचीव कर रहा है, और मुझे लगता है ये इस तरह के शोज और होने चाहिए और इत्र खुद अपने आप में बहुत एक बड़ा अच्छा सा ब्रांड भी बन जाए। The target is that we become the essence of the contemporary poetry. जी contemporary time में जो हम वो पोइट्री देखिए इस वक्त due to the advent of social media, due to the advent of YouTube and a lot of self-learned poets like me, बहुत सारा content है जो unfortunately I refrain from using the word content for poetry in particular, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोइट्री हो रही है जिसको content ही कहा जा रहा है। हाँ, वो कंटेंट है पर वो पोएट्री तो है नहीं है। the idea is that we keep the tradition of poetry intact, जी, at the same time हम modern sensibilities की बात करें। So the poetry that we are presenting, we are trying to make sure that it is the sensibility of our times that has its roots in the tradition that has come right from Amir Khusro। बिल्कुल, वाह, ये प्रयास मेरे ख्याल से थिएटर इंडिया कंपनी भी और आपके जरिए से भी यही प्रयास है कि हमारा एक तो लिटरेचर, हमारी पोएट्री, उसका ट्रेडिशन हम आगे चलाएं और उनको साथ लेकर उसको चलाएं। ये नहीं कि पूरा ही हट के चलें, ठीक है, नई सोच लाएं, नए तरीके लाएं, लेकिन उनको साथ लेते हुए हम चलें। तो ये सफर तो बड़ा इंटरेस्टिंग अभी तक भी रहा है और मुझे लगता है आगे भी काफी अच्छा होने वाला है। अब जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इसमें आपको यस नो या आपको चॉइस वाले आंसर्स देने हैं। एक विचित्र तरह का रैपिड फायर हम खेलने वाले हैं आपके साथ। तो मेरा पहला सवाल है, कश्मीरी या पंजाबी? यही पर्पस है ये लुक आपका, ये सोच पर मजबूर करना।
I'll answer. चलिए एक वाक्य आप खोलना बड़े बोलना. I am so fascinated by Punjabi culture that if I ever get a chance, I may want to be a Punjabi. But everything that I am is the Kashmiri soil, Kashmiri roots, Kashmiri upbringing. जी. So this life I am a Kashmiri. Great, that's a nice answer. अब दिल्ली या पुणे? पुणे. वाह बड़ी जल्दी. हाँ पुणे में ना, पुणे अपनी तरह का इकलौता शहर है जिसका एक बड़ा लेजी सा स्वैगर है. दिल्ली में भाग दौड़ है. जी जी बिल्कुल. मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाता है जैसे मान लीजिए आप कहीं रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आप गाड़ी लग जाए आपकी, तो वो दोनों लोग ना ऐसे एक दूसरे को देखते हैं जैसे वो पूछ रहे हैं कि भांडा चका बगू अपन है. लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है. दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. तो वहाँ एक ना अजीब सी भाग दौड़ है. जी, जी. मैं टाइम पे उठने के बावजूद भी लेट हो जाता था. यहाँ पे मैं लेट उठने के बावजूद भी टाइम पे पहुंच जाता. क्या बात है. ठीक है. ये जो शहर है ना, हाँ, तो इस शहर के साथ ये एक अजीब सा एक लेजी सा स्वैगर है, वो जो ओल्ड स्कूल टाइप का है. आई थिंक दानिश हुसैन साहब आए थे वो जो उनसे मैंने कहा था कि ये जो शहर है ना, ये वेस्ट का लखनऊ है. पूना जो है यहाँ के आदमी की, और लखनऊ जो लखनऊआ मतलब मैं कह रहा हूँ, नॉट अभी का लखनऊआ बंदा है, उनकी बहुत पटेगी आपस में. बनेगी. हाँ. तो आई विल प्रेफर पुणे एनी टाइम. वो जो कहिए कंफर्ट है, दैट हैज रिफ्लेक्टेड इन माय राइटिंग एज वेल, व्हिच आई कैन सेंस. मुझे दिल्ली के वहां जब मैं था तो एक अजीब सा खुरदरापन है आपके लफ्जों में. यहाँ पे आके एकदम वो महीन सा कुछ चल रहा है, आराम चल रहा है. तो दैट वे आई फाइंड पुणे बेटर देन दिल्ली. ग्लैड टू हियर दैट. अब तीसरा सवाल है कि थोड़ा आप अगेन आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन अ स्पॉट. वो पोएट्री सर्कल्स, मुशायरे या इत्र? आपने जवाब दिया है पर मैं अब इत्र एनी टाइम नाउ, क्योंकि मैंने ये वाला स्वाद चखा नहीं था पहले. जी. ये जो आप मतलब वो जो कहते हैं द सन इज शाइनिंग ओनली फॉर यू व्हेन यू आर इन अ शो, तो उस वक्त जो आपके चारों तरफ लोग बैठे हैं वो एक टक आपको देख रहे हैं. There are few eyes that I remember. There are few faces that I remember. The way they respond to the poetry, the way they enjoy every word that you. कई बार ऐसा भी होता है जैसे मुझे पता है, इवन आपको पता है कि मैंने फंबल कर दिया है. जी जी. Right, I have fumbled there. मगर still people are able to enjoy it. And you so मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपने जितना विशाल जी को सुना है, देखा है, विशाल जी इज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर. एक्सीलेंट इज द वर्ड. इट्स जस्ट दैट उन्हें नहीं पता था. हाँ. उन्हें नहीं पता थी ये बात. बट फंबल्स तो वो ऐसे हैंडल करते हैं कि मतलब यू शुड कम टू वॉच दैट, जस्ट दैट. वो एक शेर मैंने भी, हमने बॉम्बे का जब शो हुआ था तो वहां पर हम रिहर्सल एक कर रहे थे. तो रिहर्स करते करते मुझे कहा गया कि आपको ऐसे इनेक्ट करना है. हमारे जो साथ में निखिल थे उनको पहाड़ी बजाना था. पहाड़ी की धुन. जी जी. तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसा मुझे कहा गया. तो जब मैं वो करने लगा तो मेरी हंसी छूट गई और शेर हुआ कि मुझ पे ये जुल्म मेरे यार किया है तुमने, एक शायर को अदाकार किया है तुमने. वाह वाह वाह. इट वाज. तो वो जो एक उसका ना एक चस्का जो पंजाबी में कहते हैं चस आ जाती है उसकी, तो वो ऐसा मुझे आई फील दैट नाउ. जैसे अभी हमने यूएस का भी टूर किया, या हम सूरत गए, उससे पहले हम लुधियाना गए. तो आई एम नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट द स्टेज, तो मुझे एक डिफरेंट सी ऑडियंस नजर आ रही है. जैसे पहले मैं उसी ऑडियंस से थोड़ा सहमा हुआ था, या मुझे ऐसे लगता था यार ये रिस्पॉन्ड होगा नहीं होगा, विल इट रेजोनेट और नॉट. टेस्टेड एंड ट्राइड कपलेट्स हैं, सुने सुनाए शेर हैं, बावजूद उसके हर स्टेज पे आपको लग रहा है ये. But now when I go there, now I am able to put it in a better way. तो मुझे लगता है कि मेरा जो सुनने वाला है, जो जितने भी हमने जोड़ पाए हैं हम लोग अभी तक, तो they will enjoy it more when they are in इत्र than they will enjoy it when I win a मुशायरा. और इत्र की और एक खास बात ये भी रही है सारे शोज में कि हम सिर्फ शायरी नहीं वहां पढ़ रहे हैं ना,
हम बातचीत भी आपके साथ कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत पर्सनल हैं, या आपने कुछ ऐसे किस्से जो आपने इकट्ठा किए हैं आपकी जर्नी में वो भी हम शेयर करते हैं, तो वो एक अलग ही उसका अलग सा माहौल और अलग सा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो विशाल जी, अगली किताब के बारे में। अगली किताब अभी दूर है, फॉर द सिंपल रीजन कि अभी जो पहली जो बुक है हमारी वो स्टिल गोइंग ऑन, तो वो उसका दैट हैज नॉट बीन सोल्ड आउट येट। तो जो वीराने तक जाना है दैट हैज टू बी सोल्ड आउट फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द सेकंड। आई थिंक 10,000 कॉपीज वर प्रिंटेड एट द टाइम, तो वो जब तक कंज्यूम नहीं होता है तो तब तक थोड़ा सा टाइम है। सेकेंडली मेरा स्पेस एट विच आई राइट वो भी इतना नहीं है, तो आई डू नॉट हैव इनफ टू प्रिंट अ सेकंड बुक to be fair. तो once all those things fall in place, तो definitely there will be one more book. तो चलिए फिर आपको बहुत सारी पहले तो शुभकामनाएं इत्र के लिए। बहुत शुक्रिया। और मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप अपना पेस बढ़ा लें या जल्द आए, बट आए दूसरी किताब, और माशाल्लाह 10,000 कॉपीज बेचने में आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो उस वक्त। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ रुकते हैं आज, मगर आप हैं और आपसे एक गजल सुने बिना तो नहीं, आपकी पसंदीदा एक गजल के साथ हम रुके। तो एक वो नज्म है छाँव सी लड़की के नाम। वाह वाह, बहुत, वो तो बिल्कुल। तो एक ये नज्म है, इसका उन्वान है एक छाँव सी लड़की के नाम। एक हरा पेड़, एक तपता हुआ लाल सूरज, कि एक हरा पेड़, एक तपता हुआ लाल सूरज, दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसी छाँव के रंग की हो तुम। वाह। कि एक हरा पेड़, एक तपता हुआ लाल सूरज, दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसी छाँव के रंग की हो तुम। तो माफ करना है छाँव सी लड़की, बात का हमको ढंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं। चांद सा रूप, दूध सी रंगत, सारे रंगों की एक साजिश है। कि चांद सा रूप, दूध सी रंगत, सारे रंगों की एक साजिश है। मेरी मानो तो छाँव सी लड़की, तुम सा होने की कोई ख्वाहिश है। इसकी लेकिन करो कोई परवाह, दिल तुम्हारा यूं तंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं। फिर कहा कि छाँव की तरह नर्म हो तुम भी, अपने होने का दम नहीं भरती, तुमको महसूस करना पड़ता है, आंखों को तुम नजर नहीं आती। हाय अफसोस सारी दुनिया को, देखने का ये ढंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। थैंक यू सो मच। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मोस्ट वेलकम।